हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ रही हूँ घटना चक्र पूर्वालोकन, जो बीपीएससी पीवाईक्यू का कंपाइलेशन है, उसके पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 3 तक मैंने बना लिया, जिसमें कि एंशिएंट हिस्ट्री अभी चल रहा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी और उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं अष्टप्रधान का गठन किसने किया था। तो ये किया था आपका शिवाजी ने। अष्टप्रधान का गठन शिवाजी ने किया था। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। ठीक है, इनमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमत, सेनापति, पंडित राव एवं न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज्य प्रशासन के आधुनिक काल के सचिव की भांति कार्य करते थे। ठीक है, इनका कार्य राजा को परामर्श देना होता था, सलाह वगैरह देते थे। ठीक है, इसे किसी भी अंत में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से जानकारी मिलती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों से अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। ठीक है, अशोक का जहाँ तक बात है तो अशोक ने सिर्फ कलिंग विजय की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिणी विजय का श्रेय हम चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में इसे विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करता है, इसलिए हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य को ही मानते हैं कि उन्होंने ही पहले दक्षिण विजय की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिलेख, जिससे ये प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। ये किससे प्राप्त ये होता है कि पश्चिम भारत पर भी था? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है आपका सी, रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्ररामन का जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहाँ सुदर्शन जेल बनवाई थी, और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर दुशासन ने इससे जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को आनर्थ तथा सुराष्ट्र कहा गया। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में नहीं था? तो अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग और श्रीलंका। तो ये आपका श्रीलंका नहीं था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांडे, सत्यपुत्र, केरलपुर, ताम्रपर्णी, श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों को अत्यंत ही सीमावर्ती राज्य कहा गया है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म किस नगर में आयोजित की गई थी? तो बौद्ध धर्म किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। सिहली अनुश्रुति दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र मोगलीपुत्तिस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। ठीक है, ये देखिए सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे क्वेश्चंस को आप देखिए, आपका चैप्टर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, बीच में स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करिएगा। अशोक के शिलालेख इंस्क्रिप्शन में प्रयुक्त भाषा है तो ये आपकी प्राकृत है। अशोक के शिलालेख में भाषा जो यूज हुआ है वो कौन सा है? तो प्राकृत है। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उससे अभिलेखों से ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। ठीक है, 3 टाइप का उसके अभिलेख को है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। ठीक है, शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है। शिलालेख कितने टाइप का? तो 14 टाइप का, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ कहाँ से? तो साबसगढ़ी से, मानसेहरा, कालसी, ठीक है, गिरनार, धौली, जौगर, एरगुल्दी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। केवल 2 अभिलेख साबसगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर खरोष्ठी है। ठीक है, तक्षशिला में अरमाइकी लिपि में लिखा गया है। एक भग्न अभिलेख है। सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरमाइकी लिपियों में लिखा गया। सरेकुना नामक स्थान में किसे लिखा गया? अरमाइकी लिपियों में लिखा गया। द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लगमान नामक स्थान से अरमाइकी लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख लगमान नामक स्थान से अरमाइकी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है? ठीक है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, तो ये आपकी खरोष्टी लिखी जाती है। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन और कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की लिपि थी ये। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था? तो अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या था आपका? यह ऑप्शन आपका ई जाएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या आपका धार्मिक सहिष्णुता भी आएगा, शांति अहिंसा भी आएगा। ठीक है, चलिए कहाँ गया इसका एक्सप्लेनेशन। अशोक धर्म एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें श्रेणी के माध्यम से संदेश देता है कि अब सैन्वे बहु कहने दया दायने। ठीक है, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव व मधुरता और साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहिष्णुता निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, ये किसने बताया था? भाब्रू अभिलेख में। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, तो मगध का सम्राट किसमें बताया था? तो भाब्रू अभिलेख में। अब खुद को सम्राट बता रहा है, राजा बता रहा है, तो थोड़ा भाव तो भाई उसका बढ़ेगा ना, भाब्रू। ठीक है, भाव बढ़ जाएगा, उसका खुद सम्राट है भाई बता रहा है, तो भाब्रू स्तंभ लेख में है। ठीक है, और मास्की में आपका क्या है? उसका ओरिजिनल नेम भाब्रू। बैराज स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। प्रियदर्शी लाजा मगध। ठीक है, ये लिखा हुआ। यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। यही बताता है अशोक को कि अशोक बौद्ध धर्म मानने वाला था, भाब्रू अभिलेख ही। ठीक है, तो इससे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, दोनों ध्यान रखिएगा। मगध का सम्राट भी बताया गया भाब्रू अभिलेख में, और अशोक को बौद्ध धर्म मानने वाला था, ये भी भाब्रू अभिलेख से ही पता चलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपना शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो ये किस नाम से जाने जाते थे? प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अशोक के अभिलेख में सर्वत्र रूप से देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी का ये नाम क्या है? देवताओं मतलब अर्थ क्या है? देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर, तथा राजा आदि को उपाधियों से संबोधित किया गया। पुराणों में उसे क्या कहा गया? अशोक वर्धन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? तो ये प्रकाश डाला गया था राजनीतिक नीतियाँ पे। ठीक है, जितने भी पॉलिटिकल ये चीज़ हुए हैं वो सब बताया गया है अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीतिक शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी? तो ये आपका किस पे थी? आपका ये ऑप्शन चला देगा। देखिए ये ध्यान रखना, बीपीएससी ओपीएससी में से कोई नहीं, एक से अधिक वाला है, वही बात हो जाएगा ई। ठीक है, इसका आंसर है। चलिए, कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत है, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। ठीक है, 2 चीज़ ध्यान रखना है, इसमें विदेश नीति की भी व्याख्या मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। दूसरा सप्तांग सिद्धांत है जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन में कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसका आंसर ई हो गया, क्योंकि इसमें विदेश नीति भी हो गया। ठीक है, इसमें विदेश नीति भी हो गया, आर्थिक संबंध के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो ये आपके 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं सभासद। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता है। ठीक है, मेगास्थनीज जब यहाँ पे आया था तो वो उसको लगा कि यहाँ पे दास प्रथा नहीं है, वो ऐसा देख के वो लिखा। मौर्य काल में कोई व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, ना ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। और ये भी मतलब उसने अपने बुक में लिखा है कि यहाँ पे जाति प्रथा भी थी। ठीक है, क्योंकि जाति से बाहर विवाह नहीं होता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप उल्लेख किया गया है, ये मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अभी हमने देखा कि 7 टाइप्स में ये विभाजित किया था। ठीक है, डिवाइड किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपकी
किसने लिखी है? ये ग्रीको रोमन है ये आपका जो लिखे, इसका नाम नहीं दिया हुआ है, ये एक अज्ञात लेखक है उसने लिखी है। पेरिप्लस ऑफ द एथेंस ग्रीको रोमन पेरिप्लस मैन्युस्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाह से नव नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 7 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक नाविक ने, ठीक है, इसका नेम आपको किसी बुक में नहीं दिखेगा, ये अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा था। इसने भारत में आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह स्रोत जिसने पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, ये है आपका इंडिका में, प्रशासन का वर्णन है इंडिका में। चलिए, पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन मेगास्थनीज की इंडिका से प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया, ठीक है। क्या नगर परिषद कैसी थी? 5-5 की समिति थी, जिसमें 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियाँ थी, ठीक है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो ये बनाई है चंद्रगुप्त मौर्य ने। वसुधा पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हरेक वंशी शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः चंद्रगुप्त मौर्य सही होता है। देखिए, ये जिस टाइम क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी में, उस टाइम ई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, एक से अधिक या ये वाला या उपयुक्त में से कोई नहीं, इस टाइप का ऑप्शन नहीं था। इसलिए क्योंकि उदयन ने सबसे पहले बनाई थी पाटलिपुत्र को राजधानी, तो उदयन ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें आपका चंद्रगुप्त मौर्य मान लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये किया था आपका विम कदफिसेस ने। कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करने भारतीय उपमहाद्वीप में उनको सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विम कदफिसेस को स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन का श्रेय प्राप्त होता है। कला की गंधार साड़ी निम्न समय में फली फूली, ये कब थी? कला की गंधार साड़ी ये कुषाण काल में ही थी, ठीक है। बहुत सारी बौद्ध मूर्तियाँ वगैरह बनी थी इस टाइम में। कुषाण शासक कनिष्क, और इसी टाइम में कुषाण शासक के टाइम में ही गौतम बुद्ध को भगवान का ये माना गया था, ठीक है, जो कि महान शाखा मानती थी। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गंधार साड़ी और मथुरा साड़ी। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गंधार कला यूनानी कला से प्रभावित था, ठीक है, यूनानी वही ग्रीस। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो ये की थी कनिष्क ने, ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की कनिष्क ने। K2V, ठीक है। कश्मीर के कुंदरवन में कनिष्क ने और वसुमित्र के अध्यक्षता में, और अश्वघोष आपके उपाध्यक्ष थे। बौद्ध धर्म चतुर्थ संगीति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंदरवन में थी। इसके अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। इस सभा में महासंघिकों का वर्चस्व था, ठीक है। यहाँ बौद्ध ग्रंथ के कठिन अंशों का सम्यक विचार किया गया एवं प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखकर इन्हें विभाष शास्त्र नामक टीकाओं पर संकलित कर दिया गया। इसी समय बौद्ध धर्म हीनयान या महानामक 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया, ठीक है। ये याद रखेंगे, चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही हीनयान और महायान में फाइनली डिवाइड हो गया था बौद्ध धर्म, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आज 100 तक ही करेंगे, ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो ये किया था कण्व वंश, ठीक है ना। 10 मिनट 15 मिनट का डेली का वीडियो आएगा, आप डेली 10-15 मिनट वीडियो एक बार भी देख लीजिएगा ना, और अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, लूसेंट पढ़ा है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिएगा पूरा वीडियो देख ले, और ज़्यादा लंबा नहीं होगा, ठीक है। शुंग वंश के बाद किस, और अभी टाइम भी है, सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो ये कण्व वंश ने किया था। शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव की षड्यंत्रों द्वारा मारा गया था। वासुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वो था कण्व या कण्वायन नाम से जाना जाता है। शुंग के समान यह भी ब्राह्मण वंश का ही था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा है। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महान सामंतों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी पर था हाथी गुम्फा, ठीक है। उदयगिरी पहाड़ी पर से ही मिला हाथी गुम्फा अभिलेख। उसके एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राजभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध, ठीक है,
विवरण दिया हुआ। ये अभिलेख खारवेल के इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता? तो ये गुप्त काल की है। गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुआ। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में था, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहाँ के आवासन में विघटन हुआ। ठीक है, पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर हिंगसांग के आगमन तक गांव बन गया था। जब तक हिंगसांग आया था, ठीक है, तब तक क्या हो गया था कि ये पाटलिपुत्र नगर जो था ये गांव बन गया था। मथुरा जैसे महत्वपूर्ण नगर कुम्हरा, सोनपुर, सौगरा वो उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी का अनेक महत्वपूर्ण केंद्र हास के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रयोग किया जाता था? तो ये आपका फिर वही ये ऑप्शन चला जाएगा। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति था। ठीक है, ये आपका एक से ज़्यादा यहाँ इसका आंसर हो जाएगा। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति था, एक प्रमुख बंदरगाह जहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। ठीक है, और पश्चिम भारत में जब हम आएंगे तो यहाँ पे कौन सा था? भरूच बंदरगाह था। ठीक है, जिसको भृगु, कच्छ, भरूच भी कहते थे। वहाँ से पश्चिमी देश के साथ समुद्री व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण तथा बॉम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। ठीक है, बॉम्बे यहाँ लिखा हुआ, क्या कैम्बे होगा। ठीक है, मिसप्रिंट है। तो यानी ताम्रलिप्ति, कल्याण, भरूच ये चारों हो जाएगा। ताम्रलिप्ति आपका बंगाल में हो गया, भरूच आपका गुजरात में हो गया। ठीक है, पश्चिम भारत में हो गया, और कैम्बे और कल्याण से भी होता था। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर भारत में किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? तो ये दिया था आपका गुप्त ने। गुप्त वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया उससे यह स्पष्ट होता कि भूमिदान के साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहिता को सौंप दी जाती थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो ये उपज का 6वां भाग था, 1/6 जो था। ठीक है, गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो सस्तांश होता था। ठीक है, उसको क्या कहते थे? सस्तांश। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भाग कर कहा जाता था। भूमि कर को क्या कहा जाता था? भाद्र कर कहा जाता था। ठीक है, वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। 100 क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। फिर नेक्स्ट आपका पार्ट 5 कल आ जाएगा इसी टाइम में। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिसके लिए भी हेल्पफुल हो। ओके, चलिए, थैंक यू।